नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे के बारे में। उन्होंने दोनों ही राज्यों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की केंद्र की ओर से सहायता का ऐलान किया, तो ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से हर संभव मदद दोनों ही राज्यों को दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कोविड-19 से निपटने के लिए बने एम्पावर्ड ग्रुप 1 के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने आज बताया कि भारत में अगर हम कोविड-19 की स्थिति की बात करें, इसके असर की बात करें, तो हम पूरी दुनिया से अपने आप को बचाने में काफ़ी सफल हुए हैं और काफ़ी इलाकों को समय पर लॉकडाउन लागू करने की वजह से सीमित करने में वायरस के फैलाव को हम सफल हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिकवरी रेट जो है वो 41% हमारी हो गई है। बुलेटिन में आज आपको ये भी बताएंगे कि आरबीआई ने ग्राहकों और कारोबार में राहत देने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दी है। साथ ही ईएमआई पर लगने वाले मॉरेटोरियम को भी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये एक राहत की खबर। और देश के लिए सम्मान वाली खबर की अगर हम बात करें तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने 147वीं सत्र की अध्यक्षता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या कुछ उन्होंने आज कहा, ये भी आपको बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चक्रवाती तूफान अम्फान से पीड़ित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया और दोनों ही राज्यों के राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए तत्काल 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया और उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल फिर से जल्द उठ खड़ा होगा। अम्फान चक्रवात के बाद पैदा हालात और नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने राज्य के तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर तूफान पीड़ित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि जल्द ही केंद्रीय टीम राज्य का दौरा कर तूफान से नुकसान का विस्तार से आकलन करेगी, जिसके आधार पर केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी। तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, देन एनिमल हस्बेंड्री, स्कूल, कॉलेजेस, all the condition is so bad. So the Prime Minister assured us that he said that he announced 1000 crore rupees for this emergency fund. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और पीड़ित इलाकों में पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद मुहैया कराएगी। हम सबको दुख है, जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे।
चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही के बाद पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास का काम तेजी से चलाया जा रहा है। इस आपदा से राज्य में अब तक 80 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात कर तूफान के बाद के हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों की मदद के लिए साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया और समर्थन और चिंताओं के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचे। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनका ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान अम्फान से पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। उन्होंने तूफान पीड़ित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और ओडिशा को हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया। चक्रवाती तूफान अम्फान से ओडिशा के तटीय इलाकों में कृषि समेत बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ समेत केंद्रीय एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास के काम में जुटी हुई है। इंडस्ट्रियलाइज हुई है, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। ग्राहकों और कारोबार पर पड़ रहे कोविड-19 के असर को कम करने के लिए आरबीआई ने आज 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती करते हुए ईएमआई पर लगने वाले मॉरेटोरियम को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद ये तीसरा मौका था जब आरबीआई ने राहत का ऐलान किया। कारोबार और ग्राहकों को सस्ता कर्ज मिल सके, इसलिए केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के बाद रेपो रेट 4%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर आ गए हैं। Confidence and ease financial conditions further. This will facilitate flow of funds at affordable rates and rekindle investment impulses. It is in this context that the MPC voted to reduce the policy repo rate by 40 basis points from 4.4 to 4%. नीतिगत दरों में ये कटौती दरअसल आने वाले समय की गंभीरता को देखकर ली गई है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक महंगाई तो साल की दूसरी छमाही में लक्ष्य के नीचे आ जाएगी, लेकिन इस साल विकास दर नेगेटिव टेरिटरी में रह सकती है। Capital cycle are being extended up to 31st March 2021. Additionally, it has been decided to permit lending institutions to convert the accumulated interest on working capital facilities over the total deferment period of 6 months, that is from 1st March to 31st August, into a funded interest term loan which shall be fully repaid during the course of the current financial year ending 31st March 2021. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने टर्म लोन मॉरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले ये सुविधा 31 मई को खत्म हो रही थी। मार्च से शुरू हुई इस सुविधा के तहत अगर कोई इस अवधि में अपनी किस्त नहीं चुका पाता तो उसे डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने प्री और पोस्ट शिपमेंट पीरियड को 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है और साथ ही विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की कमान संभाल ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकारी बोर्ड की 147वीं सत्र की अध्यक्षता की। कार्यकारी बोर्ड के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने पर सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि वो ऐसे समय में पद संभाल रहे हैं जब दुनिया कोरोना महामारी के कारण वैश्विक संकट से गुजर रही है। इस वक्त हम सभी समझते हैं कि अगले 2 दशकों में हमारे सामने कई स्वास्थ्य चुनौतियां होंगी। ये सभी चुनौतियां एक साझा प्रतिक्रिया और सहयोग की मांग करती है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे अहम है। In such times of global crisis, both risk management and mitigation would require further strengthening of global partnerships to energize interest and investment in global public health. We also need to make higher commitments in respect of diseases that have plagued humankind for centuries. We need to conquer the adversaries with collaborations and by supplementing each other by pooling our resources. We need an aggressive roadmap to curtail deaths from diseases that can be eliminated. We need a fresh roadmap to address global shortages of medicines and vaccines. I would like to work with all of you on these goals and roadmaps. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी संस्था के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल 1 साल का होगा, जबकि सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस संगठन को राजनीतिक नेतृत्व देना होगा जो चीन के साथ साइडिंग के बारे में अपने महासचिव टेड्रोस अलोम के खिलाफ आरोपों के कारण विवादों में फंस गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में अब रोजाना 1 लाख कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है और अभी तक देश में 27,55,714 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दोपहर को 1 बजे तक 27,55,714 टेस्ट हुए। आज चौथा दिन था जब 1 लाख के ऊपर फिर टेस्ट हुए एक दिन में। 1,03,829 टेस्ट टोटल हुए। उसमें 85,542 ये जो 401 वो नेटवर्क में के सरकारी लैब्स हैं उनमें हुए। 18,287 ये प्राइवेट लैब्स जो 178 है उनमें हो गए। कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए अधिकार प्राप्त समूह 1 के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना वायरस से निपटने में केंद्र सरकार की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम वक्त पर उठाए, जिसकी वजह से इसे एक खास क्षेत्र तक रोक पाने में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसे उपायों से महामारी के प्रकोप को कुछ स्थानों तक ही सीमित रखने में कामयाबी मिली। कोरोना के कुल मामलों में से 90% 10 राज्यों तक सीमित है। इनमें से भी 70% 10 शहरों तक ही है। कोरोना वायरस के 80% मामले 5 राज्यों में हैं, जबकि 5 शहरों में 60% तक मामले हैं। डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि अभी भी हमें काफी सतर्क रहना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं,
मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। और आइए बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस संक्रमण के सामने आए हैं। वहीं देश में रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर होता जा रहा है और अब रिकवरी रेट 41% हो गया है। देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है। इनमें 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,088 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 148 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में 48,533 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,583 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीय एयर इंडिया के विशेष विमान से स्वदेश लौट आए हैं और अभी भी वंदे भारत मिशन के तहत उनके लौटने का सिलसिला जारी है। भारत सरकार और भारतीय उच्चायोग विदेशों में फंसे हुए नागरिकों के संपर्क में है और उन्हें लाने के लिए हर मदद मुहैया करा रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच चलाया जा रहा भारत सरकार का वंदे भारत मिशन पूरी रफ्तार में है। विभिन्न देशों से हजारों भारतीयों की लगातार वतन वापसी हो रही है। अन्य देशों में फंसे भारत के वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, मेडिकल इमरजेंसी केस और संकट के समय में जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ वापस लाया जा रहा है। खाड़ी देशों मस्कट, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई से शुक्रवार को 7 उड़ानों के जरिए 1000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। निर्धारित उड़ानों में दुबई से श्रीनगर के लिए वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 150 भारतीय वापस लौट रहे हैं। खाड़ी देशों से जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली उड़ान है। इसके अलावा दुबई से 2 और उड़ानें निर्धारित हैं, एक कोच्चि और दूसरी हैदराबाद के लिए। दोहा से बेंगलुरु, बहरीन से तिरुवनंतपुरम, मस्कट से कन्नूर और रियाद से विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद की उड़ानें भी निर्धारित हैं। इनके अलावा कई अन्य देशों से भी एयर इंडिया के विशेष विमान भारतीयों को लेकर लौट रहे हैं। एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए इटली की राजधानी रोम से भी भारतीयों की वापसी हो रही है। वहीं कनाडा में टोरंटो से एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली और अमृतसर के यात्रियों को लेकर रवाना हो गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 2 उड़ानें भारत लौट रही हैं, एक दिल्ली और विशाखापट्टनम के लिए तो दूसरी भुवनेश्वर और बेंगलुरु के लिए। सिंगापुर से हैदराबाद 149 भारतीय लौट रहे हैं। Since March, since my course is over and the campus is shut, I've been wanting to go back home and be with my family. And because of these repatriation flights, it has been possible. I'm very thankful for the efforts of the consulate and the embassy here. And I'm very glad that I can be home today. Thank you very much. ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੋਮ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। इससे पहले बुधवार को एयर इंडिया की 11 विशेष उड़ानों के जरिए 1674 भारतीयों की वापसी हुई। वंदे भारत मिशन के पहले चरण की शुरुआत 7 मई से हुई थी, जो 13 मई तक चली। इसके बाद 16 मई से दूसरे चरण को शुरू किया गया, जो 13 जून तक चलेगा। इस दौरान करीब 47 देशों से 160 से ज्यादा उड़ानों का परिचालन होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मुसाफिर जो अपने घर जाने की चाहत रख रहे थे, उन्हें भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लाखों मुसाफिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके हैं और अभी भी भारतीय रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियों के संचालन को विस्तार दिया है। लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला अब आरक्षण खिड़कियों तक आ पहुंचा है। अब मुसाफिर कॉमन सर्विस सेंटर और रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। साथ ही IRCTC के
अधिकृत एजेंटों के जरिए भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं पोस्ट ऑफिस और यात्री सुविधा केंद्र से भी मुसाफिरों को रेलवे टिकट बुक कराने की सुविधा मिल रही है। रेलवे ने जोनल कार्यालयों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक टिकट आरक्षण काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक उपायों का ख्याल रखा जाना अनिवार्य है। 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके तहत लाखों मुसाफिर अपनी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग सुनिश्चित करा चुके हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासियों को जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भारतीय रेलवे एक के बाद एक कदम उठा रही है। 1 मई से शुरू हुई श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों और 12 मई से शुरू हुई विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 31 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। इस दौरान रेलवे ने 2300 से ज़्यादा विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से चक्रवाती तूफान अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है और साथ ही दोनों प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और इसमें 22 दलों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें चक्रवाती तूफान को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र प्रवासी मजदूरों से जुड़े संकट से निपटने में विफल रही। बैठक में राहुल गांधी, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, द्रमुक नेता MK स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल हुए। BSP, समाजवादी पार्टी और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से अब उबरने की कोशिश में जुट गए हैं और लॉकडाउन से बाहर आने की तमाम कोशिशें जारी हैं। वहीं जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण मारे जाने वालों के शोक में राष्ट्रीय ध्वज अगले 3 दिनों तक आधा झुका रहेगा। इस दौरान सभी संघीय इमारतों और राष्ट्रीय स्मारकों पर 3 दिन तक ध्वज आधे झुके रहेंगे। रूस में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अमेरिका की ओर से चिकित्सा सहायता के रूप में भेजे गए 50 वेंटिलेटर्स की पहली खेप रूस पहुंच गई है। अमेरिका ऐसे करीब 200 वेंटिलेटर्स रूस को देगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत न्यू साउथ वेल्स में लगाई गई पाबंदियों में रियायत देने का फैसला किया गया है। यहां 1 जून से कैफे और रेस्टोरेंट्स को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। और आइए बात करते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और इस तरह ब्राजील दुनिया का 6ठा ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर अभी पूरे विश्व में हम कोविड-19 के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 51,21,000 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,33,000 लोगों की मौत हो गई है। आइए नजर डालते हैं उन देशों पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं कोरोना वायरस से। अमेरिका में सबसे अधिक 15,77,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 3,26,000 से ज्यादा हो गए हैं और 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 32,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में अब तक 2,323 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 27,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,82,000 मामले सामने आए हैं और 28,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 2,52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में 3,10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
कोरोना वायरस के संकट काल में अब देश की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल के लिए स्टेडियम और खेल परिसर खोल दिए हैं। अब खेल से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। इसके लिए गृह मंत्रालय के तमाम नियमों को ध्यान में रखा गया है। खेलों को फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां अब पूरी भी कर ली गई हैं। इसे लेकर युवा और खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। खेलो इंडिया फिर से, सभी स्टेडियम और खेल परिसर फिर से खुल रहे हैं। एथलीट और इससे दूसरे जुड़े हुए लोगों का स्वास्थ्य पहले आता है। इसे लेकर एसओपी तैयार की गई है। मैं एथलीटों का मैदान में स्वागत करता हूं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन रॉय की जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया। बंगाल की खाड़ी से उठा सदी का सबसे ताकतवर अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में मैं इतना ही कहूंगा कि राजा राम मोहन राय हमें आशीर्वाद दें ताकि हम मिलकर काम करें। देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने न केवल सती प्रथा को समाप्त किया बल्कि उन्होंने लोगों के सोचने के तरीके को भी बदला। उन्होंने ब्रिस्टल के करीब स्टापलेटन में 27 सितंबर 1833 को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पाकिस्तान में लाहौर से कराची जाते वक्त एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत 99 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त हुआ यात्री विमान A320 पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी PIA का था। जिस वक्त हादसा हुआ तब विमान कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन चंद मिनटों पहले ही एयरपोर्ट के नजदीक रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश कर गया। अधिकारियों की तरफ से इस हादसे में मारे गए लोगों या घायलों की संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है। ट्विटर पर इमरान खान ने जानकारी दी है कि PIA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी असद मलिक के संपर्क में हैं वो, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हादसे की तत्काल जांच करने की बात भी कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सभी एहतियात जरूर बरत रहे हैं। मास्क लगाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें और ग्लव्स भी जरूर पहनें, सैनिटाइज करते रहें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।